Hello everyone, I'm Manu Kumar Nayak, lecturer in मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खैरागढ़। आज के इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशंस देखेंगे। ये अप्रैल मई 2023 का पेपर है और इसका फर्स्ट पार्ट जो है हमने यूनिट 1 से यूनिट 3 तक रिलीज़ कर दिया है और इसके बाद पार्ट 2 आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 देखेंगे जिसमें हम यूनिट 4 से लेकर के यूनिट 6 कवर करेंगे। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा। ये चीज़ें हमने पहले कवर कर चुका है इसके फर्स्ट पार्ट वीडियो में। ये अप्रैल मई 2023 सेकेंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का पेपर था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कवर कर लिए थे थर्ड चैप्टर तक और हम आज इसमें फोर्थ चैप्टर से देखने वाले हैं। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। 4A है ना, ये 4A देखेंगे। What is angular velocity? Angular velocity is omega. Angular velocity क्या होता है? थीटा बाई टाइम। Angular displacement जो थीटा होता है उसको बोलते हैं अपॉन टाइम, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्या? आपका हो जाता है एंगुलर वेलोसिटी, है ना। कोणीय विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कीजिए इसको, कोणीय विस्थापन बटे समय को हम क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। तो ये हमारा हो गया, है ना। इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकंड होता है। यूनिट क्या होता है इसका? रेडियन पर सेकंड होता है। और ओमेगा का एक और फॉर्मूला होता है 2πn/60, जहाँ पर n जो होता है वो RPM होता है। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, यही से होता है, यहीं से थीटा जो है आपका मैनेज करेंगे तो ये भी फार्मूला ओमेगा का बनता है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी? देखिए, लीनियर वेलोसिटी जो होता है वो होता है v होता है और एंगुलर जो वेलोसिटी होता है वो है ओमेगा होता है। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ये होता है जहाँ पर वो जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस क्या है? r है ना। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ये लीनियर वेलोसिटी है, तो ये v = r ओमेगा होता है इसका, जिसको आपको प्रूफ करने के लिए है। सिर्फ पूछा नहीं है, इसको प्रूफ करना है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में ये रिलेशनशिप तो होता है, लेकिन ये कैसे आता है आपको क्या करना है? व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी? तो आई थिंक इट इज़ यहाँ तक हो जाता है ये, है ना, कि एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन हो गया और दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है ना। तो ये v = r ओमेगा हो गया, है ना। तो ये इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो ये आपका, क्योंकि प्रूफ इज़ नॉट रिक्वायर्ड हियर, तो मैं इसको कर देता हूँ ख़त्म। ठीक है। एक्सप्लेन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के जो गति के नियम हैं उनको आपको बताना है। ये है आपका 4 का B है। तो मैंने यहाँ पर लिख के रख दिया है आपकी सहूलियत के लिए, ताकि मुझे लिखना ना पड़े और समय आपका बच सके। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप जानते हैं, न्यूटन के जो पहला नियम है वो क्या कहता है? जो बॉडी स्थिर है वह स्थिर रहेगी, जो बॉडी गतिशील है वह गतिशील रहेगी, जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए, है ना। तो ये क्या कहता है? हमारा फर्स्ट लॉ कहता है, जो आप पहले से जानते हैं, है ना। ए बॉडी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनटिल एंड अनलेस द नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, है ना। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं इस फर्स्ट लॉ को, है ना। तो अगर स्थिर वस्तु है तो स्थिर रहेगी, उसको गतिशील करना है तो कोई एक्सटर्नल बल चाहिए, यही बोलता है। सेकंड ये बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर जो वस्तु गतिशील कर रहा है ना, उसके संवेग में परिवर्तन करना है तो उसके लिए एक बल लगाना पड़ेगा, आरोपित करना पड़ेगा, और जो बल होगा उसके, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इक्वल टू होता है, आप जानते हैं मोमेंटम को हम लोग बोलते हैं संवेग, दैट इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास तो चेंज नहीं होगा वस्तु का, क्या चेंज होगा? चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा एम, मोमेंटम को p लिखते हैं, डेल्टा p अगर करना है, चेंज इन मोमेंटम करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी चेंज करना पड़ेगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाता है, ये हो जाता है डेल्टा t। तो F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा v, दिस इज, ये क्या है? डेल्टा v है ना। इसको मैं क्या कर सकता हूँ? m इंटू डेल्टा v भी कर सकता हूँ भाई, अपॉन डेल्टा t कर सकते हैं जी यहाँ पे, है ना। हाँ, और डेल्टा v बाई डेल्टा t क्या होता है? a होता है, तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा।
तो F इक्वल टू के एम ए, जहाँ पर K कांस्टेंट होता है जिसका मान 1 आता है, इसलिए F इक्वल टू हमारा क्या होता है एम ए। तो जो आप रिलेशन पढ़ते हैं F इक्वल टू एम ए, ये कहाँ से आता है? फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ से आता है, जहाँ पर इसके मतलब यहाँ पर लिखे हुए हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की विपरीत परंतु बराबर मात्रा में क्या होती है? प्रतिक्रिया लगती है ना। जैसे हम ज़मीन पर खड़े रहते हैं तो हमारा भार नीचे ज़मीन पर लगता है, ज़मीन द्वारा हमको रिएक्शन ऊपर की ओर लगता है ना। तो ये हर जगह देखने को मिल सकता है। रॉकेट जो हमारा लॉन्च होता है, गैस नीचे आते हैं और उसका जो थ्रस्ट है ऊपर लगता है, तो इस वजह से वो रिएक्शन की वजह से रॉकेट ऊपर जाता है या गैस के विपरीत दिशा में ट्रेवल करता है। तो इस तरह से न्यूटन थर्ड लॉ पर बेस्ड होता है हमारा रॉकेट जो है, हमने यहीं से सीखा है। न्यूटन ने जो दिया था तीसरा नियम की प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर विपरीत दिशा में क्या होता है? प्रतिक्रिया होता है। इसी से हमने रॉकेट का आविष्कार किया। चलिए, हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। थर्ड है ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ इतना 49 मीटर पर सेकंड। अब आ चुके हैं फोर्थ यूनिट का सी पार्ट में आ चुके हैं, जहाँ पर बोल रहा है कि एक मिनट, एक काम करता हूँ मैं, एक काम करते हैं हम इसमें, क्योंकि ये कंप्लीट कर चुके हैं हम, इसलिए इसको कर देते हैं डिलीट, है ना भाई, डिलीट कर देते हैं। और इसको कर देता हूँ मैं यहाँ से, हाँ चलिए, सो दैट आई कैन हैव मोर स्पेस। चलिए, 4 का सी, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक पत्थर है जिसको हमने सीधा 90 डिग्री में ऊपर फेंक रहे हैं, है ना। तो थीटा इक्वल टू यहाँ पर हो जाता है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड है भाई फ्रॉम द ग्राउंड, और ग्राउंड से छोड़ते हैं तो वेलोसिटी कितना है? 49 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 2 सेकंड अनदर स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। दूसरा स्टोन भी 2 सेकंड बात करते हैं, तो मान लेते हैं पहला जो है पत्थर है उसका वेलोसिटी u है, तो ये 49 मीटर पर सेकंड हो जाता है वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेस। दूसरा पत्थर फेंकते हैं उसी इस पे 2 सेकंड बाद, है ना, 2 सेकंड बाद, तो उसका वेलोसिटी कुछ क्या बोल रहा है? अपवर्ड फ्रॉम सेम प्लेस इफ बोथ द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड एट द सेम टाइम। और दोनों जो है एक साथ ज़मीन पर गिरते हैं। पहला पत्थर जो है फेंका, अभी मैंने पहला पत्थर फेंका वर्टिकली अपवर्ड, मतलब एकदम सीधा सीधा फेंका, 49 मीटर पर सेकंड के स्पीड से पहला पत्थर फेंका। दूसरा पत्थर अननोन वेलोसिटी से फेंका और 2 सेकंड बाद फेंका, लेकिन वो दोनों एक साथ ज़मीन पर गिरते हैं। तो बताइए कि दूसरा जो पत्थर था उसको कितनी वेलोसिटी से फेंका गया था? यही आपको क्या बोला है, वो पूछा है। तो u2 इज़ अननोन, वी हैव टू कैलकुलेट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या हो जाता है? देखिए, पहला स्टोन जो है 2 सेकंड ज़्यादा टिक रहा है वहाँ पर। मान लीजिए कि पहला का टाइम ऑफ फ्लाइट t1 है ना, तो ये 2 सेकंड ज़्यादा तक टिकता है। और t2 जो है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? थोड़ा सा 2 सेकंड कम है, क्योंकि 2 सेकंड बाद फेंका गया है। t1 2 सेकंड, जो पहला पत्थर है 2 सेकंड ज़्यादा तक रह रहा है, फ्लाइट कर रहा है ना, इसीलिए उसका क्या हो जाएगा? t1 इक्वल टू 2 + t2 हो जाएगा। हमारे पास फार्मूला होता है t इक्वल टू क्या होता है? 2u1 साइन थीटा अपॉन g होता है। तो ये हो जाएगा 2 + 2u2 साइन थीटा अपॉन g, बट साइन थीटा इक्वल टू साइन 90, साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपका 2u1 अपॉन g प्लस 2 + 2u2 इक्वल टू यहाँ पर इक्वल टू 2u2 अपॉन g हो जाएगा। अभी काम करते हैं, g से मल्टीप्लाई कर देते हैं सब तरफ। 2u1 इक्वल टू हो जाएगा 2g प्लस 2u2, 2 कैंसिल कर सकते हैं हम, ठीक है, 2 कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या हो जाएगा? u1 तो हाँ, u2 इक्वल टू हो जाता है तेरा u1 माइनस g कर सकते हैं। u1 49 है, माइनस क्या हो जाएगा? 9.81 हो जाएगा। g का मान 9.81 मीटर पर स्क्वायर सेकंड होता है। तो ये जो आएगा हमारा 39 पॉइंट हो जाता है 39.19 मीटर पर सेकंड। तो दूसरा जो पत्थर था उसका 39.19 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से फेंका गया होगा, तभी वो 2 सेकंड कम ट्रैवल करेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा उसका। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमने चौथा चैप्टर का पूरा
सॉल्यूशन कर लिया है। हम अब 5वें चैप्टर में आ चुके हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर, है ना। इंडिकेटेड पावर, द एक्चुअल पावर जनरेटेड इन द इंजन सिलेंडर। इंजन सिलेंडर के अंदर में इंडिकेटेड पावर को हम IP भी लिखते हैं, है ना। एक्चुअल पावर जनरेटेड इनसाइड द इंजन सिलेंडर, इंजन के अंदर में जो हमारा जो वास्तविक शक्ति पैदा हो रही है, जनरेट हो रही है, जनरेट नहीं हो रहा है, वहाँ पर जो फ्यूल का केमिकल एनर्जी है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, और उससे हमारा जो है पावर मिल रहा है। तो कन्वर्जन ही हो रहा है। तो जो भी इंजन के अंदर में पावर का कन्वर्जन हो रहा है, या हम बोल सकते हैं कि जनरेशन हो रहा है, वो हो जाता है हमारा इंडिकेटेड पावर। एक्चुअल पावर जनरेटेड इनसाइड द इंजन सिलेंडर, इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा IP इंडिकेटेड पावर इक्वल टू, ये आप फॉर्मूला लिख सकते हैं NPLA, है ना, कैपिटल N स्मॉल k अपॉन हो जाता है हमारा 60, जहाँ पर जो IP इंडिकेटेड पावर को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल n नंबर ऑफ सिलेंडर को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ सिलेंडर को रिप्रेजेंट करता है भाई, L लेंथ ऑफ स्ट्रोक को रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक को रिप्रेजेंट करता है स्ट्रोक की लंबाई, A जो है सिलेंडर या पिस्टन का, पिस्टन क्रॉस सेक्शन एरिया, पिस्टन या सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया है भाई। कैपिटल N क्या है, रोटेशनल स्पीड है। कैपिटल N इस जो RPM में आता है आपका, क्रैंक शाफ्ट कितने बार रिवॉल्व कर रहा है, कितना RPM से रिवॉल्व कर रहा है। K एक फैक्टर होता है जिसका मान हाफ होता है फॉर फोर स्ट्रोक इंजन के लिए हाफ होता है, और K इक्वल टू 1 होता है फॉर टू स्ट्रोक इंजन के लिए क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरह से ये इंडिकेटेड पावर हो गया। ब्रेक पावर क्या होता है, देखिए जब ये इंजन पावर जनरेट होता है तो इसका पावर जो है पहुंचता है क्रैंक शाफ्ट पर, है ना। तो क्रैंक शाफ्ट पर अवेलेबल पावर तो इसमें इसके बीच में इंजन से क्रैंक शाफ्ट में जो पहुंचता है उसके बीच में कुछ होगा फ्रिक्शनल लॉसेस। तो ब्रेक पावर को BP से प्रदर्शित कर सकते हैं, ब्रेक पावर इक्वल टू इंडिकेटेड पावर माइनस फ्रिक्शनल पावर। ये फ्रिक्शनल पावर मतलब फ्रिक्शन की वजह से जो आपका शक्ति क्षय हुआ है, लॉस हुआ है। तो जो आपके बीच में ये जो रोटेटिंग पार्ट्स की वजह से आपका जो भी पावर लॉस हो रहा है दैट इज़ फ्रिक्शन पावर, इसको माइनस कर दूंगा इंडिकेटेड पावर से, तो हमारा क्या बनेगा, ब्रेक पावर। जितना इंजन से जनरेट हो रहा है उसमें से कुछ भाग जो है फ्रिक्शन के कारण से लॉस होगा, और अल्टीमेटली बियरिंग के बाद क्रैंक शाफ्ट पर अवेलेबल होगा। तो क्रैंक शाफ्ट पर जो अवेलेबल पावर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक पावर, है ना। उसके पहले थोड़ा सा फ्रिक्शनल लॉसेस हुआ होगा, फ्रिक्शन पावर जिसको बोलते हैं FP से रिप्रेजेंट किया हूँ मैं। तो ये हो गया इंडिकेटेड पावर, ये हो गया ब्रेक पावर। ब्रेक पावर का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, इंडिकेटेड पावर का डायरेक्ट फार्मूला है। इंडिकेटेड पावर में आपको फ्रिक्शन पावर को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपको ब्रेक पावर मिल जाएगा। आ जाते हैं इसमें व्हाट इज़ एनर्जी, है ना। 5 का B आ जाते हैं, व्हाट इज़ एनर्जी, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एनर्जी। नहीं, व्हाट इज़ एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, है ना, कार्य करने की क्षमता क्या होता है। व्हाट इज़ एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, है ना। हिंदी में बोलेंगे तो कार्य करने की क्षमता क्या हो जाता है, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, है ना, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एनर्जी, देखिए आपको सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी के टाइप्स को बताना है। तो मैकेनिकल एनर्जी के भाई 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, और एक होता है जिसका मान क्या होता है, mgh होता है, और एक होता है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा होता है क्या, काइनेटिक एनर्जी होता है, जिसका मान क्या होता है, हाफ mv², जहाँ पर पार्टिकल जो भी है उसका मास है, ये भी मास है, ये h हाइट है, अल्टीट्यूड फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट या फिर ग्राउंड बोल सकते हैं, और ये v क्या है, वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी है। तो ये इस तरह से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है ये भाग हैं किसके, मैकेनिकल एनर्जी के, ये आपको समझना है। तो ये हम लोग 5वां का B भी देख चुके हैं। अब आ जाते हैं 5वां का C, लास्ट 5वां का C।
देखिए इसमें बोल रहा है कि ए ट्रेन ऑफ मास 200 टन, आपको मैं बता दूं कि 1 टन है ना, 1 टन इक्वल टू होता है 1000 किलोग्राम केजी है ना। 1 टन इक्वल, जैसे 1 कुंटल इक्वल टू 100 किलो होता है, वैसे ही 1 टन इक्वल टू 1000 किलो होता है। एंड द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इस 85 न्यूटन पर टन, मतलब पर टन है ये है ना, पर टन है। तो टोटल एफ कितना हो जाएगा, 85 इंटू कितना टन है, और टोटल 200 टन है ना, 85 इंटू 200 टन है, जो कि हो जाता है आपका 85, ये हो जाता है इतना न्यूटन हो जाता है इसका फ्रिक्शनल पावर, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इतना हो जाता है ना ट्रैक का। फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इफ द पावर ऑफ द ट्रेन इंजन इज, पावर दिया है इसमें कितना, देखिए चलिए हम लिख लेते हैं भाई, पावर दिया है इसमें कितना, 320 किलोवाट है, किलोवाट है, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा 320 को क्या हो जाएगा गुणित 1000, इतना क्या हो जाएगा वाट कन्वर्ट हो जाएगा। हम जानते हैं एक फार्मूला हमारे पास होता है कि पावर इक्वल टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस दैट फोर्स इनटू हो जाता है वेलोसिटी है ना। तो ये जो है वेलोसिटी हमको यहीं से निकलेगा, हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी जो है यहीं से निकलेगा। तो v इक्वल टू हो जाएगा पावर, पावर इंटू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। पावर कितना है 320 इंटू 1000 है भाई, और डिवाइड बाय फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कितना है 17000, हमने अभी कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये कटा, v इक्वल टू आता है आपका 320/17, दैट इज इक्वल टू 18.82 मीटर पर सेकेंड आंसर। तो यहाँ पर ट्रेन की जो वेलोसिटी होगी वो होगी 18.82 मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5वां का सी क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट यूनिट का बचा है डिफाइन, ए है डिफाइन मैकेनिकल एडवांटेज है ना। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब ये है कि हम सपोज़ कि 100 न्यूटन के वेट से हम यदि 1000 न्यूटन का भार उठा पा रहे हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज 1000/100 इक्वल टू 10 हो गया। देखिए मैकेनिकल एडवांटेज मशीन में होना चाहिए, सिंपल स्टीम मशीन में होना चाहिए। चलिए ज़्यादा नहीं बोलता मैं, अभी तो सिर्फ इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज को डिफाइन करना है, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, तीनों को डिफाइन करना है और उसके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है। चलिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड जो लिफ्ट करना है, डिवाइड, लोड को हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं, डिवाइडेड बाय एफर्ट जो हम आरोपित करते हैं, हम लगाते हैं, हमारे द्वारा जो लगाया गया एफर्ट होता है, ये हो जाता है हमारा मैकेनिकल एडवांटेज। वेलोसिटी रेशियो है ना, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है भाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन एफर्ट जिसको हम लोग y से प्रदर्शित करते हैं, डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड जिसको हम x से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आता है वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू y/x है ना। तो ये हमारा हो जाता है वेलोसिटी रेशियो। जाहिर सी बात है, यहाँ पर थोड़ा सा और बता दूँ मैं कि यहाँ पर वेलोसिटी मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, वेलोसिटी रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और यहाँ पर एक चीज़ और आता है, वेलोसिटी रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैकेनिकल एडवांटेज। लेकिन जब आइडल मशीन के केस में, आइडल मशीन के केस में क्या हो जाते हैं, दोनों बराबर होते हैं, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज होता है। ये आइडल मशीन के केस में जब फ्रिक्शन बिल्कुल जीरो होगा है ना। अब ये हो गया एफिशिएंसी ऑफ द मशीन क्या हो जाएगा है ना। एफिशिएंसी क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पर मैं कहाँ पर बनाऊँ इसको भाई, मैं कहीं और ले जाता हूँ इसको, एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, देन उसके बाद हम करेंगे। यहाँ पर मैं बनाता हूँ है ना। देखिए हमारा हो गया मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू होता है W/P, वेलोसिटी रेशियो होता है y/x है ना। डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड। एफिशिएंसी इक्वल टू होता है आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100%, यदि परसेंटेज में निकालना है तो आउटपुट क्या होता है हमारा, एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट क्या होता है, लोड है ना जो लिफ्ट कर रहे हैं, इंटू डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड, एफर्ट जो हमारे द्वारा लगाया जा रहा है इनपुट हो जाएगा, इंटू डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट है ना, ये हो जाएगा हमारा, इंटू 100% कर देते हैं परसेंटेज में चाहिए तो। अब लोड बाय एफर्ट कर सकते हैं हम इसको, y बाय क्या कर सकते हैं x कर सकते हैं इसको, यहाँ से इसको क्या कर देंगे नीचे ले आएंगे भाई,
तो ये क्या हो जाएगा, ये मैकेनिकल एडवांटेज हो गया, ये वेलोसिटी रेशियो हो गया। तो यही होता है हमारा जो एफिशिएंसी होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इंटू 100% में आ जाएगा। तो ये हमारा एफिशिएंसी का फार्मूला हो गया जो कि इस्टेब्लिश करने बोला गया था। मैकेनिकल एडवांटेज हुआ, वेलोसिटी रेशियो हुआ और एफिशिएंसी हुआ। उसके बाद हमने इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप देखा। ये हो गया हमारा पहला पार्ट इस 6वें चैप्टर का। ठीक है जी। अब एक्सप्लेन द फॉलोइंग बोल रहा है, इसमें है हमारा एक्सप्लेन द फॉलोइंग सिंपल गियर ट्रेन। देखिए सिंपल गियर ट्रेन और कंपाउंड गियर ट्रेन में अंतर क्या होता है कि सिंपल गियर ट्रेन में देखिए गियर ट्रेन को गियर माला कहते हैं। ये गियर माला, देखिए गियर ट्रेन मतलब गियर माला जिसमें अरेंजमेंट ऑफ गियर्स होते हैं। गियर ट्रेन मतलब अरेंजमेंट ऑफ गियर है ना, जो कि एक आउटपुट आपको प्रोड्यूस करके देगा। इसमें एक इनपुट शाफ्ट होगा, हमने मान लेते हैं यहाँ पर एक इनपुट शाफ्ट है और दिस इज द आउटपुट शाफ्ट है ना, आउटपुट। इसके बीच में ये दोनों जो है क्या है, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट शाफ्ट बोलते हैं, इंटरमीडिएट शाफ्ट जिसमें आपका गियर लगा हुआ है बीच में है, जो कि आपका और भी कुछ चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ें हमको बताना होता है कि यहाँ मान लीजिए कि इसका स्पीड जो है N1 है और इस आउटपुट गियर जो कि चौथा गियर है इसका N4 है। स्पीड रेशियो यहाँ पर डिफाइन करते हैं हम इस केस में। स्पीड रेशियो जो होता है ना, स्पीड रेशियो क्या होता है, इनपुट गियर की स्पीड, इनपुट गियर स्पीड डिवाइड बाय आउटपुट गियर स्पीड, मतलब आउटपुट गियर स्पीड क्या हो जाएगा N1/N4। इसके बीच में हमको क्या करना है, रिलेशनशिप देखना है। मान लेते हैं नंबर ऑफ टीथ इसमें T1 है, नंबर ऑफ टीथ इसमें T2 है, नंबर ऑफ टीथ इसमें T3 है, नंबर ऑफ टीथ इसमें T4 है ना। हाँ, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, देखिए थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं इसमें। ये सिंपल गियर ट्रेन की यदि बात करेंगे तो हर शाफ्ट में सिर्फ एक गियर होता है ना। हर शाफ्ट में सिर्फ एक गियर होगा, हर शाफ्ट में सिर्फ एक गियर होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ये। और इसमें पहला नंबर का तीसरा नंबर का जितने भी ऑड गियर हैं एक दिशा में घूमेंगे, 1 3 एक दिशा में घूमेंगे, 2 4 विपरीत दिशा में घूमेंगे, क्योंकि जब ये ऐसा घूमेगा तो ये उल्टा दिशा में घूमेगा। हमेशा जो मेस करने वाले गियर्स होते हैं, अगर आउटसाइड गियर है तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, फिर ये क्लॉकवाइज घूमेगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो जितने ऑड गियर्स हैं, ऑड गियर्स एक डायरेक्शन में घूमेंगे, डायरेक्शन सेम रहेगा। इवन गियर्स का डायरेक्शन क्या होगा, गियर्स का डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके गियर्स का होगा और हर शाफ्ट में सिर्फ एक गियर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम N1/N4। N1/N4 को हम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर कहाँ पे करूँ मैं, N1/N4 को हम कर सकते हैं N1/N2, N2/N3, N3/N4 ये कर सकते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर एक रिलेशनशिप आता है N1/N2 इक्वल टू T2/T1, मतलब कि जो गियर जितना बड़ा होगा उसमें नंबर ऑफ टीथ उतना ज़्यादा होगा और उसकी स्पीड उतनी कम होगी। तो यहाँ से एक जो रिलेशनशिप आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये होता है कि N1/N2 इक्वल टू T2/T1, जस्ट अपोजिट होता है। तो नंबर ऑफ स्पीड, ये क्या है, स्पीड है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टीथ। नंबर ऑफ टीथ है ना, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टीथ होता है। तो यहाँ से हमारा ये रिलेशनशिप बनता है। तो हम इसको कर सकते हैं N1/N2 को T2/T1 कर सकते हैं, N2/N3 को T3/T2 कर सकते हैं और N4/N3 को T4/T3 कर सकते हैं। ये कर सकते हैं हम। तो ये हमारा T2 से T2 गया, T3 से T3 गया, हमारे पास बचता है N1/N4 इक्वल टू T4/T3। तो ये हमारा हो जाता है, ये आ जाता है हमारा इन केस ऑफ सिंपल गियर ट्रेन। हमको इंटरमीडिएट गियर का साइज़ क्या है, शेप क्या है, विद डज एक इसके कोई मतलब नहीं होता है। आउटपुट गियर में टीथ कितना है और इनपुट गियर में टीथ कितना है, इन दोनों के रेशियो के हिसाब से ही हमारा स्पीड का निकलता है। बीच में जो इंटरमीडिएट गियर्स होते हैं वो कुछ और काम करते हैं, इसका कोई बीच में स्पीड रेशियो में कोई लेना देना नहीं होता है। अब दूसरे आते हैं हम कंपाउंड गियर ट्रेन में आते हैं।
कंपाउंड गियर ट्रेन में यदि मैं बात करूं, इसमें होता है कि इनपुट शाफ्ट होता है हमारा, क्या हो जाएगा, ये इनपुट शाफ्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आउटपुट शाफ्ट। इनपुट शाफ्ट, ध्यान से सुनिएगा, इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट को छोड़ करके इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट में एक गियर लगे रहेंगे। बीच में जितने भी इंटरमीडिएट गियर्स होंगे, यहाँ पर एक दिखाया गया है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक ही रहे, है ना। बीच में जितने भी इंटरमीडिएट गियर्स होंगे उसमें क्या लगे रहेंगे, 2 गियर्स लगे रहेंगे। तो ये अंतर है ना। अब देखिए इसमें ये इस दिशा में घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। और ये दोनों क्यों है, क्योंकि फिक्स हैं, इन दोनों का स्पीड सेम होगा, इसका और इसका सेम स्पीड से घूमेंगे। क्या घूमेंगे, सेम स्पीड रहेगा, क्योंकि दोनों फिक्स है ना भाई। जिस स्पीड से गियर घूमेगा उसी स्पीड से शाफ्ट घूमेगा, उसी स्पीड से थर्ड नंबर का गियर घूमेगा। तो N2 इक्वल टू यहाँ पर हो जाता है, N2 इक्वल टू क्या हो जाता है, N3 हो जाता है इस केस में। ठीक है जी, है ना। तो पहला गियर और आखिरी गियर बोल सकते हैं, या इनपुट गियर और आउटपुट गियर बोल सकते हैं। उसमें एक शाफ्ट रहेंगे और बाकी इंटरमीडिएट गियर्स में क्या होंगे, 2 शाफ्ट इसमें लगा रहेगा। ठीक है, इस केस में भी हम वैसे ही कर सकते हैं, है ना। इस केस में क्या कर सकते हैं, N1 बाई N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, T2 बाई T1, ये तो हम जानते ही हैं, है ना। N3 बाई N4 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, T4 बाई T3 हो जाएगा, ये भी जानते हैं हम, है ना। तो स्पीड रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड रेशियो जो हो जाता है हमारा, स्पीड रेशियो हमारा हो जाएगा N1 बाई N4 इक्वल टू हम कर देंगे N1 बाई N2 N2 कर देंगे हम N3 बाई N4, क्योंकि ये N2 है। देखिए N1 बाई N4 को मैं क्या कर सकता हूँ, नीचे में N2 कर दिया, और ये क्या है, इक्वल टू N2 है ना भाई, N2 और ये नीचे कट के फिर से N1 बाई N4 हो जाएंगे, है ना, यही हुआ ना। तो ये हो जाएगा हमारा स्पीड रेशो N1 बाई N4 इक्वल टू हो जाएगा N1 बाई N2 इक्वल टू T2 बाई T1 इंटू N3 बाई N4 इक्वल टू T4 बाई T3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट गियर जो हैं उनका प्रभाव पड़ता है ना, स्पीड रेशियो पर इंटरमीडिएट गियर का प्रभाव पड़ता है। ये है हमारा कंपाउंड गियर ट्रेन, हमारा हो गया सिंपल गियर ट्रेन। इतना जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से काफ़ी है। आ जाते हैं तीसरे में, है ना। तीसरा क्वेश्चन, इन ए मशीन द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 200 न्यूटन, है ना, 200 न्यूटन, एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 200 न्यूटन एंड 300 न्यूटन वेयर 50 न्यूटन एंड 60 न्यूटन। मतलब कि 50 न्यूटन के एफर्ट से 200 न्यूटन को हम उठा पा रहे हैं, 60 न्यूटन के एफर्ट से 300 न्यूटन को उठा पा रहे हैं। तो दिस बिकम्स P1, दिस बिकम्स P2, दिस बिकम्स W1 और दिस बिकम्स W2 हो गया। ठीक है, हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। हमारा P1 इक्वल टू है 50 न्यूटन, P2 इक्वल टू है 60 न्यूटन, क्योंकि 60 न्यूटन से हम ये उठा पा रहे हैं। W1 इक्वल टू है हमारा, ठीक है, W1 इक्वल टू है हमारा क्या, 200 न्यूटन है, और W2 इक्वल टू हमारा 300 न्यूटन है। तो इस तरह से हम क्या कर पा रहे हैं, उठा पा रहे हैं यहाँ पर, है ना। चलिए, और क्या बोला है, इफ़ द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द मशीन इज़ 20, तो यहाँ पर दे दिया आपको वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या है, 20 है। लॉ ऑफ मशीन निकालना है भाई, हाँ, पहला लॉ ऑफ मशीन निकालना है। लॉ ऑफ मशीन बोलने से P इक्वल टू MW प्लस C, M और C का मान निकाल के पुट कर दीजिए। एफिशिएंसी करस्पॉन्डिंग टू, एफिशिएंसी निकालना है यहाँ पर, फ्रिक्शनल एफर्ट लॉस्ट, फ्रिक्शन एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन इन बोथ द केसेस, दोनों केस में कितना कितना फ्रिक्शन एफर्ट लॉस हो रहा है। और मैक्सिमम एफिशिएंसी, देखिए मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1/m इंटू वेलोसिटी रेशियो। तो ये हम क्या कर सकते हैं, m का मान जब निकलेगा तो ये भी निकल जाएगा। फ्रिक्शन एफर्ट दोनों केस में हमको निकालना है। सबसे पहले आते हैं हम इसको, ये निकालना पड़ेगा हमको। हम जानते हैं कि हम P इक्वल टू MW प्लस C होता है, हम लोग ये, है ना, P इक्वल टू MW C, जिसको लॉ ऑफ मशीन बोलते हैं। P एक केस है हमारा 50 में, M है इंटू, इस केस में हम 200 का लोड उठा पाते हैं, प्लस C हो गया। इक्वेशन नंबर 1, जब हम 60 न्यूटन का एफर्ट लगाते हैं तो हम उठा पाएंगे 300 न्यूटन का भार उठा पाएंगे, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2।
अब इसमें से 2 माइनस 1 कर दीजिए भाई, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दीजिए, क्या बचेगा हमारा, ये 10 बचेगा इक्वल टू 300 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 100 m हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आता है m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाता है, m का मान निकल गया। ठीक है, इक्वेशन 1 पे पुट कर दीजिए m का मान, पुटिंग m इक्वल टू 0.1 इन इक्वेशन 1, तो ये प्लस c हो गया, तो 50 इक्वल टू 20 प्लस c हो गया, सो c इक्वल टू आता है 30 हो जाएगा, है ना। तो हमारा लॉ ऑफ मशीन निकल गया, पहला हमारा लॉ ऑफ मशीन निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर हम बना सकते हैं, देखिए हमारा लॉ ऑफ मशीन क्या हो जाएगा जी, लॉ ऑफ मशीन हो जाता है हमारा P इक्वल टू 0.1 W प्लस 30, ये हो गया हमारा लॉ ऑफ मशीन, है ना, ये हो जाता है हमारा लॉ ऑफ मशीन। ठीक है, एफिशिएंसी करस्पॉन्डिंग टू लोड 200 न्यूटन। अब बताइए कि 200 न्यूटन के करस्पॉन्डिंग हमारा एफिशिएंसी कितना आएगा। तो एफिशिएंसी इक्वल टू होता है हमारा, देखिए एफिशिएंसी इक्वल टू होता है हमारा मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, अभी हमने प्रूफ किया था, इंटू 100, है ना भाई। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू होता है लोड बाय एफर्ट इंटू वेलोसिटी रेशियो 20 है, इंटू 100 हो गया, है ना। तो लोड कितना है हमारा, 200 न्यूटन की करस्पॉन्डिंग बोल रहे हैं, तो 200 न्यूटन की करस्पॉन्डिंग 200 गुणित 100 बटे एफर्ट कितना लग रहा है 200 की करस्पॉन्डिंग, हमको लग रहा है 50 न्यूटन का लग रहा है, इंटू हो गया 20 हो गया, कितना आ जाएगा जी, ये आ रहा है हमारा 20% आ रहा है, एफिशिएंसी इक्वल टू आ रहा है 20%। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग जो एफिशिएंसी आएगा हमारा, ये आ रहा है 20%, आंसर हो गया। तो दिस इज़ वन आंसर, दिस इज़ वन आंसर। ठीक है, अस्त व्यस्त दिख रहे हैं हालांकि, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन, ये हम निकाल सकते हैं, वेलोसिटी रेशियो मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। 1 अपॉन क्या हो जाएगा, m जो है हमारा 0.1 है, इंटू वेलोसिटी रेशियो कितना 20 है, तो कितना हो जाएगा हमारा एफिशिएंसी इस केस में 1/2 इक्वल टू हो जाएगा इंटू 100, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 50%। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी इज कमिंग 50%। हमारा बस बच गया है एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन इन बोथ द केसेस। एफर्ट लॉस जो हुआ है हमारा फ्रिक्शन की वजह से, उसको हमको निकालना है, ये हमारा है टास्क, है ना भाई। बाकी सब हमने क्या कर लिया है, निकाल लिया है। हमारे पास जो लॉ ऑफ मशीन आया है इस केस में, दैट इज़ P इक्वल टू MW प्लस 30, ये आया हुआ है। एफर्ट लॉस का जो फॉर्मूला होता है फ्रिक्शनल एफर्ट लॉस, अब देखिए फ्रिक्शन के कारण से एफर्ट लॉस जो हुआ है वो केस 1 देखते हैं हम। हमारे पास एफर्ट लॉस जो हुआ है क्या है वो, एफर्ट लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना, मैं पूरा लिख पा रहा हूँ, इक्वल टू P, है ना। P एक्चुअल में कितना हमारा लग रहा है, और आइडियली यदि आइडल मशीन होता तो कितना लगता है, आइडल मशीन में फ्रिक्शन नहीं होता है ना, और P आइडल, तो एफर्ट लॉस क्या हो जाता है हमारा, एफर्ट लॉस जो है, लॉस हुआ एफर्ट है, इसको PF लिखूँ मैं यदि, तो P एक्चुअल माइनस P आइडल। P आइडल कैसे निकालते हैं जी, देखो ये देखिए, आइडल मशीन की केस में एफिशिएंसी होता है 100%, दैट इज इक्वल टू, और मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो जो होता है हमारा, होता है वो 1 इक्वल टू हो जाता है आइडल मशीन के केस में। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू होता है W/P, है ना, इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आइडल हो जाएगा, ये मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो हो गया ना, यहाँ से कर सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, तो मैकेनिकल एडवांटेज W/PI, है ना, तो PI इक्वल टू क्या हो जाएगा, PI इक्वल टू हो जाता है आपका W/वेलोसिटी रेशियो हो जाता है। तो ये हमारा जो एफर्ट लॉस हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से, एक्चुअल एफर्ट माइनस हो जाता है लोड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, अब यहाँ से निकाल सकते हैं हम। केस 1 हमारा क्या है 200, केस 1 है हमारा जिसमें हम PF निकालना चाहते हैं, तो PF इक्वल टू हो जाएगा, P एक्चुअल कितना है हमारा, पहले केस में हमारा जो एफर्ट लग रहा है वो 50 लग रहा है, माइनस हम लोड कितना लिफ्ट कर पा रहे हैं 200 कर पा रहे हैं, है ना,
और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी जैसे 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा पी एफ, जो एफर्ट लॉस हो रहा है हमारा वो हो रहा है 40 न्यूटन का एफर्ट लॉस हो रहा है। 50 में से 40 तो लॉस ही हो गया हमारा, एफर्ट लॉस जो है ना। केस 2 के लिए देखेंगे हम, यदि हम केस 2 के लिए देखते हैं, केस 2 के लिए क्या हो जाएगा, एफर्ट कितना है हमारा 60 है, माइनस हम 300 उठा पा रहे हैं, लोड हमारा 300 है, डिवाइड बाय वेलोसिटी जो इतना है, तो ये हो जाता है हमारा कितना 15 हो जाता है। तो इसमें एफर्ट लॉस हो रहा है वो हो रहा है 45 न्यूटन, कितना आएगा 45 न्यूटन। तो पहले केस में हमारा एफर्ट लॉस हो रहा है 40, दूसरे केस में हो रहा है 45। तो ये हो गया हमारा टोटल आंसर, कंप्लीट आंसर है ना, जिसमें से लास्ट जो हुआ था हमारा कि मैक्सिमम एफिशिएंसी इसका 50% आएगा। एफर्ट लॉस पहले केस में जब 50 न्यूटन का भार उठा रहे हैं तो उसमें 40 न्यूटन का एफर्ट लॉस हो रहा है, दूसरे केस में 60 न्यूटन जब हम एफर्ट लगा रहे हैं तो उसमें 45 न्यूटन का एफर्ट लॉस हो रहा है। एफिशिएंसी जो है 200 न्यूटन भार के करस्पॉन्डिंग 20% है। लॉ ऑफ मशीन जो हमारा क्या है, लॉ ऑफ मशीन हमारा है P इक्वल टू 0.1 W प्लस 30 है, ये हमारा लॉ ऑफ मशीन हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्या, डिराइव ए फार्मूला, इसका अथवा है डिराइव ए फार्मूला फॉर रेशियो ऑफ टेंशन एस टाइट एंड स्लैक साइड। तो T1 बाई T2 इक्वल टू हमारे पास जो फार्मूला होता है ना, T1 टाइट साइड का टेंशन होता है, T1 टाइट साइड का टेंशन होता है, T2 स्लैक साइड का टेंशन होता है। ये तना साइड, ये ढीला साइड, इक्वल टू ई टू द पावर म्यू बीटा होता है, जहाँ पर म्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, बीटा जो होता है वो छोटे पुल्ली के केस में हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट या एंगल ऑफ लैप भी कहते हैं इसको, ये हो जाता है हमारा, है ना। अब देखते हैं इस केस में हम अगर मैं जो पुल्ली है उसको मैं डिवाइड करूं, देखिए हमारे पास जो टेंशन होता है ना पुल्ली में, वो अलग अलग होता है, क्योंकि तभी ये टॉर्क पैदा करेगा, है ना। यहाँ पर जो टॉर्क मिलता है, देखिए टॉर्क जो मिलता है हमारे को इस केस में, क्योंकि ये ड्रिवन पुल्ली है मान के चलिए, तो इसमें T1 माइनस T2 इंटू आर, ये टेंशन की जो डिफरेंस है टेंशन में, इसी वजह से इसमें टॉर्क मिल रहा है, और टॉर्क मिलेगा तभी ना घूमेगा। अभी कोई घूम रहा है तो उसमें टॉर्क है मतलब कि ये फोर्स कोई होना चाहिए उसको करने के लिए। तो ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में टॉर्क में, तो वो सॉरी टेंशन में, वही इसको क्या कर रहा है, घुमा रहा है। ठीक है, अब इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट ये बीटा हो गया हमारे यहाँ से यहाँ तक का, ड्रिवन पुली है मान के चलिए आप, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है एंगल ऑफ कांटेक्ट है, मतलब यहाँ से यहाँ हमारा क्या है आपका, ये बेल्ट लपेटाया हुआ है, इसके बाद यहाँ से कांटेक्ट नहीं है, इसके बाद यहाँ से कांटेक्ट नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्लैप या एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहीं तक पुल्ली के साथ बेल्ट का कांटेक्ट है, इसलिए ये जो एंगल बनेगा वो हो जाता है हमारा बीटा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसको हम अभी इस तरह से, इसमें एक छोटा सेगमेंट लेते हैं, यहाँ से यहाँ ए छोटा सेगमेंट है, एकदम छोटा है सेगमेंट, इतना छोटा है कि हम पता भी नहीं कर सकते, लेकिन हमको दिखाने के लिए हम इसको बड़ा दिखाते हैं। अब देखिए ये जो इसको एंगल को मैं लेता हूँ डी थीटा, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि टेंशन T2 है ना, जो कि स्मॉलर है T1 से, यहाँ पे T2 इज स्मॉलर देन T1, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है वो टेंशन चेंज हो रहा है। तो इस तरफ T मान लेते हैं, इस तरफ T प्लस डेल्टा T मान लेते हैं, क्योंकि इस फ्रिक्शन की वजह से इधर जो है क्या होगा, टेंशन ज़्यादा होते जाएगा। जैसे जैसे हम इस तरफ से इस तरफ जाते जाएंगे, टेंशन का मान जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा। अब इसको T हो गया, T प्लस डेल्टा T हो गया, ये जो एंगल है डी थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ अगेन ये भी क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई 2 एंगल हो जाएगा। इसको ये टेंशन है, रिजॉल्व कीजिए, इसको रिजॉल्व करेंगे तो यार इस तरफ क्योंकि थीटा है तो इस तरफ कॉस कंपोनेंट आएगा, ये हो जाएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2, ये टी साइन डी थीटा बाई 2, ये टी प्लस डी टी कॉस डी थीटा बाई 2, और ये डी एन बाई 2। इस तरफ क्या आएगा, फ्रिक्शन फोर्स आएगा हमारा एक डी एफ, क्योंकि रस्सी जो बेल्ट जो है इसमें क्या हो रहा है, ऐसा स्लिप ऐसा घूम रहा है, तो इसमें क्या होगा, अपोजिट साइड में बेल्ट में क्या आएगा हमारा, फ्रिक्शन आएगा, और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, क्योंकि बेल्ट का कुछ भार है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, डी एन हो जाता है। तो डी एफ इन दिस डायरेक्शन, डी एन नॉर्मल रिएक्शन, और ये टेंशन के कंपोनेंट्स हैं। इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया है। रिजॉल्व करने के बाद ही हम इसको प्रूफ कर पाएंगे, है ना। अब हम देखते हैं इसमें कि ये हमारा एक्स डायरेक्शन है और ये हमारा क्या है, वाई डायरेक्शन। सबसे पहले हम वाई डायरेक्शन की बात कर रहे थे, कितने फोर्स लगे हैं वाई डायरेक्शन में, एक डी एन है नंबर 1, और क्या है, ये है हमारा नंबर 2, और ये है हमारा नंबर 3। तो डी एन इक्वल टू हमारा हो जाता है, डी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, टी साइन डी थीटा बाई 2 प्लस टी प्लस डी टी साइन
डी थीटा बाई 2 हो जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। एक चीज़ हम करने वाले हैं यहाँ पर, जिसको मैं पहले से लिख के मैं सिंपल कर देता हूँ। डी थीटा इज़ वेरी स्मॉल। क्या है? डी थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, एकदम छोटा है। इस वजह से हम क्या करने वाले हैं, कुछ चीज़ें करने वाले हैं। जैसे कॉस डी थीटा बाई 2, डी थीटा बाई और भी स्मॉल हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 1 साइन डी थीटा बाई 2 इक्वल टू हम करने वाले हैं डी थीटा बाई 2, है ना। और ये जो हमारा डी एफ इक्वल टू होता है, आप जानते हैं डी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू डी एन होता है, ये भी जानते हैं आप, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो आने वाला है डी थीटा डी टी इंटू डी थीटा बाई 2 आएगा। इसको हम लोग करेंगे नेग्लेक्ट करने वाले हैं। और डी एफ हमारा जो होता है वो म्यू इंटू डी एन होता है ना। ये हो जाता है हमारा, ये हम चीज़ें कुछ करने वाले हैं। फ्रिक्शन फोर्स इक्वल क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन डी एन है, स्मॉल एन है, इसलिए, है ना, एफ इक्वल टू म्यू एन से ही हमारा डी एफ इक्वल टू म्यू डी एन आया है। तो इस केस में क्या हो जाएगा भाई, डी एन इक्वल टू कि ये हो जाएगा टी डी थीटा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन को हटा दीजिए, ये हो जाएगा टी डी थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये और ये मिलके, अब ये और ये मिलके क्या हो जाएगा, डी टी इंटू डी थीटा बाई 2, जिसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, है ना, इसको इग्नोर कर रहा हूँ मैं, है ना, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, तो ये इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमको बनता है डी एन इक्वल टू क्या हो जाता है, टी डी थीटा हो जाता है। इसको मार दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 मार दीजिए। अब हम देखते हैं कि इस तरफ देखते हैं, इस तरफ डी एफ इक्वल टू, देखिए डी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इस तरफ है टी प्लस डी टी है, और क्या है, कॉस है डी थीटा बाई 2 है, डी थीटा बाई 2 है, माइनस टी कॉस डी थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। डी एफ इक्वल क्या हो जाएगा, टी कॉस डी थीटा बाई 2, तो हम यहाँ से काट सकते हैं, टी एफ इक्वल बचता है डी टी इंटू कॉस डी थीटा बाई 2 को इस ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, तो कॉस 0 इक्वल 1 होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। डी एफ इक्वल क्या हो जाएगा, म्यू डी एन इक्वल टू डी टी हो गया, और डी एन इक्वल टू क्या होता है, डी एन फ्रॉम यहाँ से टी डी थीटा होता है, तो ये डी टी हो गया। डी टी बाई टी कर देता हूँ, इसको मैं इधर ले आता हूँ, इक्वल टू म्यू डी थीटा हो जाएगा। इंटीग्रेट कीजिए इसको, हमारा इंटीग्रेशन में कहाँ से कहाँ जा रहा है, टेंशन जो जा रहा है T2 से जा रहा है T1 तक जा रहा है, इंटीग्रेशन कर दीजिए। थीटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, थीटा इक्वल 0 से जा रहा है बीटा तक जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है। हाँ, तो ये हो जाता है लॉग हो जाएगा हमारा, है ना, लॉग हो जाएगा ये, और ये लॉग बेस ई, ये T2 और ये T1, ये म्यू इंटू थीटा हो जाएगा, जो कि जा रहा है 0 से बीटा जा रहा है। ठीक है, तो ये लॉग हो जाएगा ई T1 बाय T2 इक्वल टू हो जाएगा म्यू बीटा, माइनस म्यू 0 होता है, जो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमारा T1 बाय T2 इक्वल टू हो जाएगा, जब लॉग को मैं उस तरफ लेके जाऊँगा तो e टू द पावर म्यू बीटा। यही हमको प्रूफ करना था, ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हमारा हो गया ये। तो इस तरह से अप्रैल मई 2023 सेकेंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का जो रेगुलर का पेपर था उसका सेकेंड पार्ट वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।